नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में 21 मार्च 2021 को यानी कि कल एक प्रवक्ता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसकी 150 नंबर की थी। और इस परीक्षा में हर विषय से अपने-अपने स्तर के प्रश्न पूछे गए हैं और आप लोगों को इसकी उत्तर कुंजी का इंतज़ार होगा। तो मैं अपने स्तर से पूर्ण सावधानियों को ध्यान में रखते हुए ये उत्तर कुंजी आपके लिए लाया हुआ हूँ, जिनका हम थोड़ा-सा विस्तृत वर्णन और उनके विषय में जानने की भी कोशिश करेंगे। देखिए, पहला खंड जो कि 40 नंबर का था, जिसमें कि उत्तराखंड के अलावा हमारे जो है सभी शिक्षण रुचियों के प्रश्न सम्मिलित किए गए थे। तो पहला प्रश्न है, शाला दर्पण परियोजना का संबंध किससे है? तो काफ़ी प्रश्न के विषय में उत्तर ढूँढने के बाद मैंने ये पाया कि केंद्रीय विद्यालयों से शाला दर्पण का संबंध है। आईटीई एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर है 12(1)(c)। आप अगर इसकी आरटीई की 2009 की गैजेट देखेंगे तो उसमें 12(1)(c) को आप देखिए, उसमें 25% सीटें इनके लिए आरक्षित की गई हैं। डिजिटल जेंडर, डिजिटल जैसा कि आपको पता है, और जेंडर की जो लिंग को संबोधित करता है वो बालिकाओं से किससे संबंधित है? तो ये हमारे सभी वर्ग की बालिकाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं के लिए है। तो इसका उत्तर होगा डी, यानी कि ये सभी से। जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना किस सिफारिश का आधार था? तो बच्चों, आप देखेंगे कि 1986 इसका सही उत्तर है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे 1952 में, जिसका गठन किया गया माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो इसके अध्यक्ष एस मुदालियर रहे थे, जो कि उस समय चेन्नई विश्वविद्यालय के उपकुलपति हुआ करते थे। क्योंकि आप जानते हैं कि कुलपति किसी भी राज्य का गवर्नर होता है, तो उपकुलपति माना जाता है जो भी उसके वाइस चांसलर होते हैं। राधाकृष्णन आयोग का मुख्य संबंध था। हम जानते हैं कि पहला आयोग जो बनाया गया था वो विश्वविद्यालय आयोग था, और जब विश्वविद्यालय आयोग है तो उसका संबंध उच्च शिक्षा से ही रहेगा। इसका उत्तर रहेगा सी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश की थी। तो बच्चों, इसकी क्योंकि ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, और इसका उत्तर जो है वो है यूजीसी ने। ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे दिया गया है? तो उच्च शिक्षा फिर वही प्रश्न है, और क्योंकि शिक्षा आयोग जो था वो स्कूली शिक्षा से संबंधित था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी स्कूली शिक्षा से संबंधित थी, तो इस प्रकार ऑप्शन डी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इसका सही उत्तर रहेगा। एनसीटीई का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है? एनसीटीई राष्ट्रीय शिक्षक अध्यापन काउंसिल। तो इसका उत्तर रहेगा बी शिक्षक शिक्षा, क्योंकि ये शिक्षकों के ट्रेनिंग से संबंधित है एनसीटीई। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। जब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग स्थापित किया गया था प्रधानमंत्री जी को उनके इसके संबंध में जानकारी और विश्वसनीयता की सूचना देने के लिए, तो उस समय इसके अध्यक्ष श्री सैम पैत्रोदा जी को बनाया गया था। आइए अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। ये प्रश्न, क्योंकि किसी प्रकार से आप देखेंगे कि सभी प्रश्नों के जो इसके ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन 11 में ए बी सी सभी बिल्कुल मिलते जुलते हैं, पर आप ये देखिए कि जो मूल शब्द है, मूल शब्द कभी भी जो है वो पूर्ण उसी प्रकार का नहीं होता। जैसे कि आपको लगेगा कि वैल्यूर होना चाहिए, पर वैलेर शब्द जो है इसका मूल शब्द है, जिसको कि परिवर्तित करके वैल्यू में बदल दिया गया है। तो उत्तर ए इसका रहेगा प्रश्न 11 का। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए। क्योंकि ये अनुशासन से संबंधित है
और साथ ही साथ नियंत्रण की बात की जा रही है, तो शिक्षा अभिरुचि में आप देखेंगे कि जॉन डीवी जी द्वारा ये कथन कहा गया था। आप इसे पर्सनली भी जॉन डीवी के रूप में अगर आप इसको सर्च करते हैं गूगल पे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम प्रश्न 13 के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं? तो इसका उत्तर है प्रश्न 13 का उत्तर सी, यानी कि 9 क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। CIET ऑप्शन पहला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल। जिस शब्द में एजुकेशनल लग जाता है तो उसके बाद एंड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये उसका CIET सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न 15, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई? तो बच्चों, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इंक की स्थापना 1997 में हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। तो आप इस प्रश्न को इस नज़रिए से देखिए कि 1952 में मुदालियर आयोग का गठन किया गया। मुदालियर आयोग में बहुत सी चीज़ों को सिफारिश की गई थी, तो 52 के बाद एक लंबे अध्ययन के बाद ये पाया गया कि डी ऑप्शन यानी 1958 में राष्ट्रीय शिक्षकों के लिए पुरस्कार की शुरुआत की गई। इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है? आप जानते हैं व्यक्तित्व यानी कि बच्चे के अंदर के गुणों को बाहर निकालना, वो हम उसको पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा भी, परियोजना कार्य द्वारा भी, खेल द्वारा भी। तो इनका जो सही उत्तर है वो है डी, ये सभी। कंप्यूटर सह अनुदेशन द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता है? आप जानते हैं कि कोई भी मशीनीकृत चीज़ हमारे भावात्मक पक्ष को छूने में अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। तो जब 4 विकल्प छांटने हो तो बी विकल्प बिल्कुल सही है, भावात्मक क्षेत्र में। एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बच्चों, इसका सही उत्तर है F.A. फ्रॉबेल। अगला प्रश्न है किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे? पहला है A.F. फ्रॉबेल, पेस्टोलॉजी, किंडरगार्टन, डीवी। तो बच्चों, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कईयों ने इसको हो सकता है कि ऑप्शन सी लिया हो कि किंडरगार्टन और किंडरगार्टन दोनों नाम मिल रहे हैं, पर वास्तव में किंडरगार्टन वास्तव में किसी मनोवैज्ञानिक या शिक्षण से संबंधित व्यक्ति का किसी का नाम नहीं है। ये है केवल आपको एक मिसलीडिंग ट्रिप दी है उन्होंने। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा F.A. फ्रॉबेल। अगला प्रश्न है शिक्षक को के कौशल के प्रयोग में से विकसित होता है। शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है। ये ए और बी, इन दो में क्योंकि बहुत सी समानता सी लग रही है और हर व्यक्ति का अपना देखने का सोचने का नज़रिया रहता है, तो क्योंकि एक जो बुद्धिजीवी स्तर से इस विषय पे मेरी चर्चा होने पर और कुछ मनोवैज्ञानिकों से भी इस विषय पे बात करने पे, क्योंकि शिक्षण कौशल हैं, तो आप जब शिक्षण कौशल अपने बीएड स्तर पर या उस समय पे करते हैं तो शिक्षण कौशलों से शिक्षण का विकास होता है। अधिगम का विकास तो आप जब बार बार प्रयास करते हैं उनसे होता है, वो शिक्षण कौशल होना आवश्यक नहीं है। फिर भी यदि आप इसमें कंफर्म नहीं है तो आप इसको खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। आयोग की उत्तर कुंजी आकर आयोग का दृष्टिकोण हमें तब पता चल पाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। तो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य आप सभी जानते हैं कि बी, शिक्षण कौशलों का विकास करना। 23वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। हम जानते हैं B.F. स्किनर द्वारा बहुत से सिद्धांत दिए गए, रेखीय, श्रृंखला और इसके अलावा अवरोही। तो बी, जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो डी ऑप्शन B.F. स्किनर इससे रिलेटेड है। यूजीसी की स्थापना हुई थी, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और इन्होंने इसमें 1953 और 1956 दोनों ही ऑप्शन दे दिए हैं। तो इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से 1956 के लिए जाना चाहूँगा, क्योंकि इसे एक स्वायत्त संस्था 1956 में दिए बनाया गया है और 1956 ही जब आप इसकी साइट विजिट करेंगे तो उनको ये खुद के द्वारा ही माना जा रहा है। तो मेरा दृष्टिकोण तो 1956 पे जाता है और यदि आप चाहें तो आप इसे चैलेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आयोग को भेज सकते हैं कि यदि यूजीसी ही इसको 1956 ले रहा है तो 1953 जिनको लगता है
इसको मुझे लगता है कि इसमें बोनस मार्क्स मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया है। क्योंकि शिक्षा जो है 1986 तक समवर्ती सूची में आ गया था, तो ये सामाजिक कार्यक्रम के रूप में माना जाना चाहिए। आपके दृष्टिकोण से इसको राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में भी देखा जा रहा होगा, तो ज़्यादा सटीक उत्तर डी लग रहा है। फिर भी हम आयोग के उत्तर की प्रतीक्षा इसके लिए करेंगे, क्योंकि ये स्पष्ट उत्तर कहीं नहीं प्राप्त हुआ है। शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंध है? तो शिक्षण सहायक सामग्री स्वयं में वो कठोर शिल्प है। हम उससे उपयोग से बहुइंद्रिय उपागम कर सकते हैं, पर स्वयं में वह ऑप्शन सी कठोर शिल्प उपागम है। अब आते हैं प्रश्न 27 पर। ली थायर के अनुसार संप्रेषण में मूल कार्यों को बांटा जा सकता है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, एक दूसरे से अपनी बात पहुंचाना। तो इसके 3 उपागम ली थायर के अनुसार दिए गए हैं। अन्य के द्वारा अलग अलग और ऑप्शंस हो सकते हैं, पर 27 का प्रश्न बी इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना हुई है। अगर आप इसको अपनी कई बुक्स में देखेंगे या कहीं और ढूंढेंगे तो आपको इसका उत्तर 1995 भी मिलेगा, पर ये जो है अपने स्तर पर जब स्थापित किया गया था तब 1973 में किया गया था, तो ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न है 29। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण विधि नहीं है? आप जानते हैं प्रोजेक्ट विधि भी है, प्रदर्शन विधि भी है, ह्यूरिस्टिक विधि जिसको कि खोज विधि भी कहते हैं, जिसके जन्मदाता आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो इसका उत्तर होगा सी, यानी कि कहानी कथन कोई शिक्षण विधि नहीं है। हाँ, आप अपने उत्तर को विस्तृत समझाने के लिए कहानी कथन का प्रयोग करते हैं, पर वो किसी प्रकार की शिक्षण विधि नहीं है। तो प्रश्न 30 कहता है, CAI कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकता है। वह कैसे सुगम बना सकता है बच्चों? तो इसका उत्तर है कि वो आपके व्यक्तिगत अनुदेशन को भी, आपके स्वगति से सीखने के सिद्धांत को भी, अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना, ये सभी इसके सही उत्तर रहेंगे। 31 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? हम जानते हैं कि हम जिस शिक्षा की उसमें रहते हैं, शिक्षा कभी भी किसी की आलोचना पर बल नहीं देती है। ये प्रश्न आप, यदि आपको ध्यान रहा हो, आपने कभी CTET के पेपर भी दिए हों, तो CTET के पेपरों में भी ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो 31वां प्रश्न इस प्रकार है। अगला प्रश्न बोलता है, मूल्यांकन के क्षेत्र हैं। जी, ये जो आपको कंफ्यूज करेगा वो है असीमित और विस्तृत। आप इन 2 ऑप्शन में जाएंगे, पर क्योंकि आप असीमित एक अपने आप में शिक्षण के दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही शब्द नहीं है, तो विस्तृत शब्द इसकी अच्छी व्याख्या करता है कि मूल्यांकन के क्षेत्र विस्तृत होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है। शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं। शिक्षक जन्मजात होते हैं। ये प्रश्न अपने आप में एक गंभीरता लिए हुए है, क्योंकि शिक्षण एक कला है। हम बिल्कुल मानते हैं कि शिक्षण एक कला है। शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, यह भी एक दृष्टिकोण रहा है। शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये सी, और कई जगह पे इसको ये माना जा रहा है कि डी, यानी कि ये सभी। तो क्योंकि आयोग अक्सर ये सभी पे जाता है, तो आप ये सभी या शिक्षक संजात होते हैं, इन दोनों को हम आयोग की उत्तर कुंजी तक सुरक्षित रखते हैं। ए और बी ऑप्शन नहीं होगा। बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। जी, बहुविद्यालयों की बात आई है, और मुदालिर आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी। क्योंकि जनसंख्या को एक विशेष रूप से शुरू से ही इस पर जोर दिया गया है, तो 1980 से ही इस पर कार्य किया जाना शुरू हो गया था। 35 का ऑप्शन है ए। 36वां प्रश्न बोलता है, रूसा का पूरा रूप है। तो उसका उत्तर है बी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसके बाद 37वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है? जी बिल्कुल, अभी पहले भी इस पर भावात्मक पक्ष वाला प्रश्न आ चुका है। तो 27 का सी की मूल्य विकास। हमें हमारे मूल्य, हमारे दादा, हमारे माता पिता, हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे शिक्षक हैं, इनसे प्राप्त होता है। इसीलिए एक बेहतर शिक्षक का स्थान कोई नहीं ले सकता। 37वां प्रश्न है सी।
38वां प्रश्न आता है, कोठारी आयोग का गठन किया गया था, जिसे हम शिक्षा आयोग भी कहते हैं। और ये जो है 38 का उत्तर है 1964। 1964 से 1966 तक ये आयोग रहा था। तो कोठारी जी जो हैं वही इस आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। 39वां प्रश्न कहता है दोस्तों, सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसका है? तो ये सुझाव जो हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है वो है राधाकृष्णन आयोग यानी 39 का सी। शिक्षण कार्य के मुख्य घटक हैं। हम जानते हैं ये जो शिक्षण कार्य के मुख्य घटक हैं वो शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम यानी 40 का ऑप्शन सी से संबंधित हैं। आप जैसा देख सकते हैं कि इस प्रवक्ता परीक्षा के सीरीज डी के 40 प्रश्न जो कि शिक्षण अभिरुचि पर संबंधित थे, मैं आपके सामने उत्तर सहित व्याख्या करते हुए लाया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करेंगे और इसकी अगले प्रश्नों को मैं कुछ ही देर में फिर अपलोड करने वाला हूं, ताकि ये वीडियो काफ़ी लंबी ना हो और आपको टुकड़े टुकड़ों में अपना इस वीडियो को देखने और समझने का मौका मिले। धन्यवाद दोस्तों। कृपया करके मेरे YouTube चैनल को ज़रूर लाइक करें, ताकि मैं इसे आगे आप लोगों के सामने और बेहतर रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश कर सकूं।